नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कायदे से मास्टर स्ट्रोक होना था, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो पश्चिम बंगाल में दीदी खेल गई है। हालांकि अपनी सीट को लेकर अभी भी पिक्चर साफ तौर पर वो देश के सामने नहीं रख पाई है, इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो चुनाव हार गई हैं। वो और उनकी पार्टी चाहती है कि रिकाउंटिंग हो। अब से कुछ देर पहले सुमित ने आपको ये बड़ी खबर दी थी, लेकिन सच ये है कि जो खेला होबे ममता बनर्जी बार बार अलग अलग मंचों से कह रही थी, वो खेला हो गया है। ममता बनर्जी जीती, जो जीता वही सिकंदर। খেলা হবে, কন্যাশ্রীরাও খেলবে, যুবশ্রীরাও খেলবে, রূপশ্রীরাও খেলবে। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का ये नारा जबरदस्त हिट हुआ। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल ही नहीं, विरोधी बीजेपी भी इस नारे को एक दूसरे एंगल से भुनाते हुए नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में अपनी रैली के दौरान इस नारे का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा था कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। दरअसल ऐसा करके मोदी ममता के नारे से ही उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के बाद से ही बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी चुनावी सभाओं में खेला होबे का जमकर जिक्र किया था। यही नहीं, खेला होबे शब्द के इर्द गिर्द टीएमसी और बीजेपी ने दूसरे नारे भी गढ़े थे। প্রাণী বন্ধুও খেলবে, বিআরপিও খেলবে, পঞ্চায়েতও খেলবে, মিউনিসিপ্যালিটিও খেলবে, মজদুররাও খেলবে, কৃষকরাও খেলবে, ছাত্র যৌবন খেলবে। আমার মা বোনেরা রান্না করবে, আর রান্না করতে করতে খুন্তি ঘোরাতে ঘোরাতে মা বোনেরাও খেলবেন। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे दो शब्दों का सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि चुनावी रणनीति के नजरिए से अपने आप में इसके गहरे मायने थे। यही वजह है कि जहां टीएमसी खेला होबे को अपने सबसे बड़े चुनावी संदेश के तौर पर लगातार पेश करती रही, अपनी हर चुनावी सभा में ममता खेला होबे का नारा बुलंद करती रही, वहीं पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस नारे को नकारात्मक अंदाज में पेश करते हुए टीएमसी और ममता पर काउंटर अटैक करते रहे। প্রাণী বন্ধুও খেলবে, বিআরপিও খেলবে, পঞ্চায়েতও খেলবে, মিউনিসিপ্যালিটিও খেলবে, মজদুররাও খেলবে, কৃষকরাও খেলবে, ছাত্র যৌবন খেলবে। আমার মা বোনেরা রান্না করবে, আর রান্না করতে করতে খুন্তি ঘোরাতে ঘোরাতে মা বোনেরাও খেলবেন। दीदी बोलेन खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। DJ Bulbul Mixing. खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता दीदी ने खेला कर दिया है, और इसका देश की राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इस बात का एहसास खुद विरोधी बीजेपी को भी है। यही वजह है कि बंगाल में पिछले करीब 2 महीनों से जबरदस्त चुनावी घमासान मचा था। दरअसल बंगाल का ये चुनाव महज एक राज्य का नहीं, बल्कि कई मायनों में देश की राजनीति पर असर डालने वाला चुनाव भी है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की एक कद्दावर नेता ममता बनर्जी के लिए जहां ये साख का सवाल बन गया था, वहीं पिछले लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई था। और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में ममता को मात देने के लिए खुद पीएम मोदी ने चुनावी मोर्चा संभाले रखा था। पीएम मोदी के सहारे
बड़ी बड़ी रैलियों में बीजेपी भीड़ जुटाने में कामयाब भी रही, लेकिन चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का दूसरे राज्यों में हिट रहा ये फॉर्मूला बंगाल में फ्लॉप हो गया और ममता बनर्जी के आक्रामक अंदाज ने एक बार फिर चुनाव में कर दिया है खेला। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है, आपने क्या बाकी छोड़ा है? আমাদের সাথে বিজেপির অনেক তফাৎ আছে, তাই মনে রাখবেন বিজেপি চাই না বিজেপিকে চাই না, দানবদের চাই না, দৈত্যদের চাই না, স্বৈরাচারী চাই না, দুরাচারী চাই না, দুর্যোধন চাই না, দুঃশাসন চাই না, রাবণের দল চাই না। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে আসুন, জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। दीदी ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए, अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। 10 साल पहले साल 2011 में परिवर्तन का नारा बुलंद कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की थी, लेकिन बंगाल के इस चुनाव में बीजेपी ने संपूर्ण परिवर्तन का नारा बुलंद करते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में मिले 40% वोट भी अपने पाले में नहीं कर सकी है। बंगाल में वोटों के ध्रुवीकरण पर भी बीजेपी की नजर टिकी थी और यही वजह है कि नागरिकता कानून और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाकर उसने लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। ममता ने भी बीजेपी के इस चुनावी वार का जवाब अपने बंगो ध्वनि चुनावी कैंपेन से दिया। इसके जरिए वो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करती रही। बंगाल चुनाव में जब बीजेपी ने जय श्री राम का नारा बुलंद कर हिंदू कार्ड खेला तो ममता ने मंच से चंडी पाठ कर इसका जवाब दिया और इस तरह बीजेपी के हर वार पर पलटवार करके आखिरकार ममता ने बंगाल चुनाव में कर दिया खेला। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। नरेंद्र मोदी जी आपको बिना पैसा में गैस देने के लिए बोला था उजाला, अभी गैस का भाव कितना है? 950 रुपया हुआ। आने वाला दिन और जाएगा तो हम बिना पैसा में चावल देगा तो 950 रुपया में गैस फुटाएगा, चावल फुटाएगा, बीजेपी को फुटा दीजिए।
यूं तो देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे लंबे और भीड़ भरे चुनाव बंगाल में ही हुए हैं। बीजेपी ने यहां पिछले कुछ महीनों से अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया था। यूं तो ये एक राज्य का चुनाव था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे चुनावी मैदान में कमान संभाल रखी थी। योगी आदित्यनाथ से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बंगाल में डेरा डाल दिया था और इन सब के निशाने पर थीं ममता। इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। चुनाव प्रचार के दौरान ममता के भतीजे और उनकी बहू रुचिरा बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ममता को घेरने की भी बीजेपी ने तमाम कोशिशें की थी। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने रुचिरा को कोयला घोटाले में धन प्राप्त करने वाला बताया। सीबीआई ने भी रुचिरा नरूला से पूछताछ की, लेकिन चुनाव में ममता ने बीजेपी के इस वार को भी कुंद कर दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के सोनार बांग्ला चुनावी कैंपेन की भी ममता बनर्जी ने हवा निकाल दी है। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে তাকে বলে তোলাবাজ, আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? বাংলা চায় উন্নতি, বাংলা চায় শান্তি, বাংলা চায় প্রগতিশীল বাংলা, বাংলা চায় সোনার বাংলা। একটা মা বোনদের অসম্মান করতে পারেন? আপনি আমার বাড়িতে ঢুকে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর, আর তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে, সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে। নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো? ব্যাঙাচি মানে আমাকে ভেঙাচ্ছে, আমাকে যত ভেঙাবে আমি তত খুশি, তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उस चुनावी केमिस्ट्री से भी जीत की उम्मीद लगाई थी जिसका बंगाल का चुनावी इतिहास गवाह रहा है। साल 1977 में लेफ्ट पार्टियों ने कांग्रेस का तख्ता पलटा और 2011 में ममता ने लेफ्ट का गढ़ ढहाया था। बंगाल में सत्ता से बेदखल होने वाली लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही उस वक्त राज्य में ताकतवर पार्टियां थीं, लेकिन दोनों बार जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था। ये चुनावी केमिस्ट्री इस बार बीजेपी के पक्ष में काम कर सकती थी, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी के सामने एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन चुनाव का ये रसायन शास्त्र भी बीजेपी के काम न आ सका और पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो गया खेला।
देखिए, ममता बनर्जी अपनी सीट को लेकर अभी भी एकदम क्लियर नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ये बात नहीं मान रही है। एकदम अपडेट आपको बता रही हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर लड़ी। लोग कहते हैं स्ट्रीट फाइटर है वो, यकीनन स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ी। उन्होंने लड़कर इस खेल को अपने नाम भी किया। बीजेपी के तमाम बड़े सितारे, आप कह दीजिए पॉलिटिकल, वो मैदान में उतर गए थे, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन 100 पार भी नहीं पहुंच पाए। तो यहां बीजेपी के लिए सबक क्या है, सीख क्या है? दीदी जीती, आज वो जो चोट दे गई वो बीजेपी को कहां कहां दे गई, आप इस रिपोर्ट से समझिए। सम्माननीय आदरणीय दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बार 200 पार, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बंगाल के जिस रण में बीजेपी 200 प्लस का दावा कर रही थी और बांग्ला मानुष को सोनार बांग्ला के सपने दिखा रही थी, वहां बीजेपी के सारे दावे ध्वस्त हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। सैकड़ों रैलियां, तमाम रोड शो और बड़े बड़े दावे सब फ्लॉप हो गए। जोर से छाप, टीएमसी साथ। अपनी जावे बीजेपी का सरकार आएगा। उन्हें पैर में चोट लगी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ चोट नहीं लगी है, उनकी सुरक्षा में कमी थी। भारत माता की। और मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस तो दूर की कौड़ी दिखी, 100 सीटों पर जीत हासिल करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई। और जितनी सीटें हासिल हुई, बीजेपी अब उसी को अपनी कामयाबी बता रही है। हमने तो गेन नहीं किया है, हम 3 से चले थे, आज 3 से 100 तक आ रहे हैं। बताइए कहीं किसी प्रदेश में कभी कोई उदाहरण हो जहाँ पर 3 से 100 तक पहुंची हो कोई पार्टी? बंगाल में अगर हम पहुंचे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। आज जब चुनाव नतीजों के रुझान आने शुरू हुए तो कुछ ही देर में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बढ़त बनानी शुरू कर दी और बीजेपी पिछड़ती नजर आई। लेकिन बंगाल में बीजेपी के कर्ता धर्ता अपनी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे थे। सवाल यह है कि इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कई चरणों की गिनती के बाद रुझानों में बीजेपी की हार साफ दिखने लगी थी। तो एबीपी न्यूज ने बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि क्या वो हार की जिम्मेदारी लेंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर बीजेपी चुनाव हारी तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, दिलीप घोष होंगे, या कौन होगा? नहीं, ऐसा है, फिर आपको ही मैं कह रहा हूँ कि मैं पलायनवादी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गेन किया है, वो बात दूसरी है कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है प्रारंभिक तौर पे, पर हम सरकार बना भी सकते हैं। और हम 3 से चले थे, 100 पे आ गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमने तो पाया ही पाया है। यदि हम सरकार बनाते हैं तो भी पाया है, यदि हम 100 से ऊपर जाते हैं तो भी हमने पाया है, इसलिए हमने खोया क्या है यहाँ पर? ये सच है कि बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटें हासिल की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। 2019 के नतीजों को विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। आज जो नतीजे आए उसके मुताबिक बीजेपी को 2019 की तुलना में नुकसान हुआ। हालांकि बीजेपी की कोशिश ये है कि वो इस हार को जीत के तौर पर दिखाए। ममता बनर्जी की जीत हो गई, लेकिन उससे भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस राज्य में हम कहीं हमारी उपस्थिति नहीं थी और पहले 35 वर्ष वहाँ
वामपंथियों का राज, उससे लंबे अवधि तक कांग्रेसियों का राज, पिछले 10 वर्ष से ममता जी का राज, और एक फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां जो दिख रहा है, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी एक नए माहौल में एक नए परिवर्तन की दिशा दिख रही है। ये सच है कि बीजेपी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी जिस तरह मैदान में ताल ठोंक रही थी और सारी चुनावी ताकत झोंक दी थी, वो काम नहीं आया। जय श्री राम। सारे समीकरण, सारे गुणागणित फ्लॉप साबित हुए। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অভিনন্দন। বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়, বাংলাই পারে, বাংলাই পারে। বাদ বাকি আমি আবার পরে বলছি। किसी भी चुनाव में हार के बाद नैतिक रूप से इस्तीफे का दबाव आम बात है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में बीजेपी की हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जिम्मेदारी लेना तो दूर, इसी बात पर खुश होते हुए नजर आए कि वो 100 सीट के आसपास हैं। राहुल गांधी ने चुनाव हारने पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक राजनीति में एक चेहरा स्थापित करने की कोशिश की कि मैं लीडर हूं, मैं फेल हो गया। अगर यही बात आपकी पार्टी पे होती है दिलीप दा, तो आप इस्तीफा देंगे अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के, कि नहीं देंगे? देखिए, वो तो 28 बार चुनाव हारे, कितने बार रिजाइन किए। रिजाइन करना कोई सैनिक के लिए शोभा नहीं देता है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 100 का आंकड़ा पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 200 पार तो मैं बिल्कुल करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे। आप देख लीजिए, और 100 तो पार कर जाएंगे। हम जो लक्ष्य रखे थे सरकार बनाने के, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों पर बीजेपी अब भले ही कुछ कहे, कोई भी तर्क दे, लेकिन सच तो ये है कि बंगाल में बीजेपी की हार की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, ममता के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा नहीं। दूसरी वजह, बंगाल में संगठन ज्यादा मजबूत नहीं। तीसरी वजह, टीएमसी से आए लोगों को टिकट। चौथी वजह, विकास के बदले ध्रुवीकरण पर जोर। पांचवी वजह, निजी हमले की रणनीति नाकाम रही। छठी वजह, कोरोना से लड़ने में कामयाबी नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, बल्कि यहां तो टीएमसी ए और टीएमसी बी की लड़ाई थी। एक तरफ टीएमसी के नेता थे और दूसरी तरफ वो नेता थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और चुनाव लड़े। बंगाल के नतीजों में बीजेपी के लिए कई संदेश भी हैं। मसलन, जब भी किसी राज्य में मुकाबला क्षत्रप से होता है, बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होती। बंगाल में बीजेपी ने करीब 132 नेताओं को प्रचार में उतारा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आम आदमी से कनेक्ट कर पाने में कामयाब होता। भारत माता की पीएम मोदी ने जहां जहां रैलियां की, उन सीटों में भी कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी को अब इस बात पर एक तरीके से मंथन करना पड़ेगा। यानी अगर आप देखें तो बिहार उनका आया, लेकिन जाते जाते आया। दिल्ली तो बिल्कुल पूरी तरह से चला गया। झारखंड आप देखें तो चला गया। महाराष्ट्र आया पर चला गया। मध्य प्रदेश चला गया था पर लौट आया। राजस्थान आप देखिए कि चला गया। तो अगर आप देखें उनको, हरियाणा किसी तरीके से बन गया। पर अगर आप देखें तो बीजेपी को जब ये कहा जाता था कि इनको हराना मुश्किल है, उसके बाद से अगर आप पिछले कुछ चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी जाहिर है 2024 के लिए बीजेपी को इस चुनाव से सबक लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी। हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे।
ममता बनर्जी का साथ किसने दिया, बड़ा सवाल ये है। देखिए, जब एग्जिट पोल हुआ था तो एबीपी न्यूज़ को यशवंत देशमुख ने साफ तौर पर बता दिया था कि 2 सेगमेंट दीदी के साथ पक्के खड़े दिखाई दे रहे हैं, एक तो महिला और दूसरा मुस्लिम वोटर्स। बहुत से ऐसे इलाके हैं, मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद, वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की पकड़ बहुत मजबूत है। वो चाहते हैं तो हराते हैं, वो चाहते हैं तो जिताते हैं। एक नया फ्रंट सामने आया, कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट, फुरफुरा शरीफ, लेकिन किसी को भी नहीं बख्शा। जब मतदाता पहुंचे, उनकी जो सोच थी, वो समझ थी, वो बिल्कुल एक लाइन में जाती हुई दिखी और वो झोली में गए ममता बनर्जी के। ये तो साफ ही हो चुका था कि बंगाल से राहुल की दूरी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी मजबूरी थी। कांग्रेस को बंगाल से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए राहुल गांधी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 रैलियां की, वो भी बंगाल में 4 चरणों के चुनाव बीत जाने के बाद बंगाल गए राहुल। तब तक बंगाल की 135 सीटों पर चुनाव हो चुके थे, यानी आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव होने तक राहुल गांधी ने बंगाल में दर्शन नहीं दिए और प्रियंका गांधी ने खुद को असम और केरल तक ही समेटे रखा। बंगाल वो झांकने तक नहीं गई। लोकतंत्र में जनता का मत ही सर्वोपरि होता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जनता ने अगले 5 साल के लिए अपना जनमत दे दिया है। हम इन चुनाव परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी से हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं। इस विषय पर कोई 2 राय नहीं हो सकती कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। कहा जा रहा था कि राहुल ने बंगाल में इसलिए देर से एंट्री ली क्योंकि वो अपना फोकस केरल और असम जैसे राज्यों पर बनाए रखना चाहते थे, जहां उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन केरल में कांग्रेस जिस लेफ्ट को ललकार रही थी, उसी लेफ्ट के साथ कांग्रेस बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़े। कांग्रेस ने बंगाल में इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2016 में कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार तो कांग्रेस की लुटिया डूब गई, लेकिन कांग्रेस इस बात पर ही खुश है कि बंगाल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। निराशाजनक है, कोई आश्चर्य की तो खबर नहीं है। उम्मीद तो थी कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, जो हम लोगों का ज़मीनी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उससे लग रहा था कि इसी तरीके के नतीजे आएंगे। एक संतोष है कि भले हमारी पार्टी ना हो, लेकिन और पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी और एक तरीके से एक रास्ता भी दिखाया है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक चुनावी जगरनॉट, जो अमित शाह और प्रधानमंत्री का था कि उसको वो जब ठान लेते हैं तो उसको कोई नहीं हरा पाता है। ममता ने विशेषकर बंगाल में, और वैसे परिस्थितियां राजनीतिक अलग हैं, लेकिन काफ़ी हद तक स्टालिन ने, डीएमके ने तमिलनाडु में भी इस बात को दिखाया कि अगर आप निष्ठा से काम करें, अगर आप सोच समझ के काम करें, पार्टी को संगठित करके काम करें, एक चेहरा और एक संदेश दें और मेहनत करें, तो मुश्किल नहीं है लोगों को हराना। अहम बात यह है कि केरल में भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी, जबकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। केरल का इतिहास कहता है कि वहां की जनता ने कभी भी काबिज पार्टी को नहीं जिताया और इस हिसाब से इस बार कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ के जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असम और पुदुचेरी में भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। सिर्फ तमिलनाडु से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आईं, जहां डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिली। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि शुरुआत से, जब से ये चुनावी फाइट होने लगी थी, ये चुनावी लड़ाई होने लगी थी,
उस पर साफ तौर पर दिख रहा था कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी है, पूरी बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी। वो टर्निंग पॉइंट्स क्या थे? क्योंकि लग ऐसा रहा था कि बीजेपी के कंट्रोल में पूरा का पूरा गेम या जीत जाना उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर हुआ क्या, जानिए आप इस रिपोर्ट में। – 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक ताकत बनकर उभरी थी और यही वजह थी कि बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज ममता बनर्जी को मात देने के लिए उसने बंगाल के चुनाव में पूरा दम लगा दिया था। 19 में हाफ और 21 में साफ के नारे के साथ बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी दोहरा शतक तो दूर शतक भी नहीं लगा सकी है। ये अलग बात है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेताओं ने बंगाल के चुनाव में खुद को झोंक दिया था। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर। बिहार में जीत के बाद से ही बंगाल में बीजेपी ने अपना चुनावी प्लान सेट कर दिया था। दरअसल पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री मोदी देश की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे और यही वजह थी कि बंगाल की चुनावी रणनीति बनाने में कोई चूक न रहे। इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह काफी पहले से तैयारी में जुट गए थे। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लंबे समय तक बंगाल में खुद ही चुनावी मोर्चा संभाले रखा और हर महीने बंगाल दौरा करने की उनकी रणनीति ने कुछ असर भी दिखाया। लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं था और शायद यही वो बात थी जिसने चुनावी पलड़ा ममता के पक्ष में झुका रखा था। बीजेपी के खिलाफ बंगाल के सेंटीमेंट को पकड़ने के लिए ममता ने बांग्ला गौरव का तीर भी चलाया जो निशाने पर बैठा है। बीजेपी ने भी चुनाव के दौरान ममता के करीबियों पर निशाना साधा। ममता का चुनाव प्रबंधन देखने वाले मुकुल रॉय को जहां बीजेपी अपने खेमे में ले आई, वहीं टीएमसी के कई विधायक और नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो गए। यहां तक कि ममता के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। और फिर यहीं से बंगाल चुनाव में पहला टर्निंग पॉइंट आया जब ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार बताकर सहानुभूति का कार्ड खेला और ममता के शुभेंदु के खिलाफ नंदीग्राम से मैदान में उतरने के साथ ही यहाँ जबरदस्त घमासान छिड़ गया। আর সব ভোট তৃণমূলে দিয়ে আমার ইভিএম মেশিনের চিহ্ন হচ্ছে 2 নম্বরে ভিক্টরি চিহ্ন। এই নন্দীগ্রামে আগামী দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবে। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। ममता के मैदान में उतरने के साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बन चुकी थी। 10 मार्च को ममता ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया था और इसी दिन बंगाल चुनाव में वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने अभी तक चुनाव प्रचार में आक्रामक रही बीजेपी को न सिर्फ बैकफुट पर धकेल दिया बल्कि ममता के लिए वोटरों के दिल में सहानुभूति की लहर भी पैदा कर दी।
दरअसल चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शाम को जब ममता एक मंदिर से वापस लौट रही थी, तब अचानक कार का दरवाजा बंद होने की वजह से उनके बाएं पैर, कंधे और गले में चोट आ गई थी। उस समय खुद ममता ने आरोप लगाया था कि एक साजिश के तहत 4-5 बाहरी लोगों ने उनकी कार के दरवाजे को जबरन बंद कर दिया था, जिससे वो घायल हो गई हैं। इस चोट के बाद पैर में प्लास्टर बांधकर ममता ने व्हीलचेयर से ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। व्हीलचेयर पर प्रचार की उनकी इन तस्वीरों ने बंगाल चुनाव में कितना असर दिखाया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के बाद से बीजेपी और उसके नेताओं की ममता पर घेराबंदी कमजोर पड़ती जरूर नजर आई थी। चुनाव नतीजों के बाद भी ममता की चोट की वजह एक रहस्य है, लेकिन इस घटना ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तस्वीर का रुख जरूर बदल दिया और इसका असर चुनाव नतीजों में भी साफ दिखाई दे रहा है। টাকা তো আপনি মাইনেও পান, টাকাটা খেতেই হয়, আর এটা আপনার টাকা, এটা কারোর টাকা নয়। হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করেছে গদ্দার মির্জাফর, আর সেই টাকা থেকে কাউকে 200 কাউকে 500 দিচ্ছে, আর বলছে নারকেল দিচ্ছে, আঙুর দিচ্ছে, সাথে আবার ডুবুডুবু টুবুটুবু চুবুচুবু সব দিচ্ছে। সুতরাং মনে রাখবেন, টাকা দিলে খরচ করুন और बीजेपी के वोटर खाताয় खर्च करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार टर्निंग पॉइंट क्या रहा? चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से कन्याश्री, रूपश्री या फिर स्वास्थ्य साथी स्कीम के जरिए महिला वोटर्स को बढ़ावा दिया, इसका सीधा सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है और इसीलिए इस बार तृणमूल कांग्रेस ने आखिर इतना शानदार जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए हैं। आखिरी 2 चरणों के मतदान से पहले कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने राज्य में बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी थी और शायद ये बंगाल चुनाव का तीसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के खिलाफ ममता बनर्जी अकेली ही लड़ती रही और अलग अलग जिलों में 100 से भी ज्यादा रैलियां और रोड शोज की, लेकिन पश्चिम बंगाल में छठे चरण के चुनाव के बाद रोड शोज और रैलियों पर पाबंदी लगा दिया गया और इसके बाद ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत मिली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति शुरू से ही बड़ी रैलियां और रोड शो करने की रही थी। दरअसल बीजेपी को कई राज्यों में पीएम मोदी और अमित शाह की आखिरी वक्त की रैलियों से बड़ा चुनावी फायदा मिलते हुए देखा भी गया है और इसीलिए बंगाल में भी पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों के जवाब में टीएमसी की इकलौती स्टार प्रचारक ममता भी बड़े रोड शो और रैलियां कर रही थी। लेकिन चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों को 500 से कम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा था और शायद इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, जिसका पूरा प्रचार अपने बड़े नेताओं के चेहरों के आसपास ही सीमित था। जाहिर है 2 चरणों में प्रचार की लय बिगड़ने से जहां बीजेपी का अमंगल हुआ, वहीं बंगाल के चुनावी दंगल में ममता के टूटे पैर ने उनका मंगल कर दिया है। मैं आपको टैली बता देती हूँ। अभी टीएमसी प्लस जो है वो 216, बीजेपी 74, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और कांग्रेस प्लस यानी लेफ्ट और कांग्रेस और आईएसएफ उसने अपना खाता भी नहीं खोला है, 0 पर। अन्य के खाते में ज़रूर 2 सीटें अभी गई है। अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, इंतज़ार हो रहा है और सबसे सरप्राइजिंग जो नतीजे आए हैं वो नंदीग्राम से आए हैं, जिसे टीएमसी अभी मानने को तैयार नहीं है। रीकाउंटिंग की बात टीएमसी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको ये फाइट बहुत नज़दीक से देखनी चाहिए। ममता बनर्जी बहुत हिम्मत से लड़ी, आप ये बात जानते हैं। एक वक्त आया जब वो व्हील चेयर पर दिखाई दी, एक वक्त आया जब मेरे ख्याल से तब तो चुनाव और वोटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, जब वो व्हील चेयर पर बैठी, उसके बाद जगह जगह जब रैली कर रही थी, रोड शो कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, तब ये कहा जा रहा था कि अब वो एक पैर से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जब नतीजा आया तो साफ तौर पर दिखा कि दीदी राजनीतिक और शारीरिक तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। ममता बनर्जी आज एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं।
पूरे चुनाव भर जो ममता व्हील चेयर पर थी, आज नतीजे आने के साथ ही कामयाबी की सीढ़ियां अपने पैरों पर चढ़ गईं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस चोट का दर्द ममता ने महसूस किया, आज वही चोट बीजेपी को दर्द दे गई। दीदी की चोट कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी, इसे लेकर बीजेपी अब नए सिरे से आरोप लगाएगी। वैसे दीदी पर जितने आरोप लगते हैं, जितने हमले होते हैं, वो उसे हथियार बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। पूरे चुनाव भर ममता और उनका परिवार बीजेपी के निशाने पर रहा। का तो कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। কি বলেছিল भतीजा का बत्ती गुल होने वाला है, एखुनी शौकत बोलছিল। तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी। बीजेपी को पता था कि जिस पार्टी का अस्तित्व ही सिर्फ एक शख्सियत पर टिका है, उसे घेर कर ही, उस पर सवाल उठाकर ही रॉयटर्स बिल्डिंग का रास्ता तय किया जा सकता है, क्योंकि अगर ममता कमजोर हुई तो तृणमूल खत्म। बीजेपी के निशाने पर पूरे चुनाव भर ममता का परिवार रहा। खास तौर से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बीजेपी ने ममता पर परिवारवाद का आरोप लगाया। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। बीजेपी आरोप पर आरोप लगाती रही, लेकिन ममता हर आरोप का जवाब अपने अंदाज में ही देती गईं। और खाली दीदी और भतीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड भी आगे भतीजा के लोड। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। आरोप सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं रहे। चुनाव के दौरान ही कोयला घोटाले का मामला खूब उछला। सीबीआई ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनकी साली तक जांच की आंच पहुंच गई। सवालों के घेरे में सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी थे और इशारा ममता तक था। यही नहीं, तोलाबाजी, कटमनी और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप तृणमूल सरकार पर बीजेपी ने लगाए। आपके साथ साथ ये तोलाबाज भी जाएंगे, आपके साथ साथ ये सिंडिकेट को भी जाना है, आपके साथ साथ जाएगी नॉर्थ बंगाल से भेदभाव करने वाली आपकी दुर्नीति भी जाएगी। ममता के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बीजेपी ने ममता के खास लोगों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। तृणमूल के कई नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए। अकेली पड़ जाने के बावजूद ममता ने अकेले दम पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। बीजेपी के हर आरोप का जवाब ममता ने जनता के बीच जाकर दिया। दीदी, ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। ममता का यही फायर ब्रांड अंदाज बंगाल को पसंद है। जमीन पर सीधी टक्कर देने का उनका ये तरीका ही बंगाल में उनकी जीत का आधार बनता रहा है और एक बार फिर इस महाजीत ने ये बात साबित कर दी है। देखिए, ममता बनर्जी 1983 से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में ये चुनाव उनका हारना वाकई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए कि ममता बनर्जी की पार्टी तो जीत जाती है, लेकिन ममता बनर्जी कैसे हार जाती हैं। उन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, डंके की चोट पर लड़ा है और किस तरीके से जीत हासिल की है, देखिए। আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই।
इश्क से ज्यादा कहीं आग का दरिया तो सियासत है। इसमें भी आपको डूब कर जाना है, लेकिन जो डूबने का दम दिखाते हैं वो ही सत्ता के नाव को पार लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में सबसे दहकती सीट बन गया था नंदीग्राम, जहां से पिछली बार ममता के सबसे करीबी लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चले गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से 42 में से 18 सीटें जीत ली थीं, उससे बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। ममता सरकार में मंत्री होने के बावजूद शुभेंदु को लग रहा था कि दीदी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ज्यादा भाव दे रही हैं, तो उन्होंने मौके की तलाश शुरू की। बीजेपी ने मौका दे दिया। जब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए, तो इसे ऐन चुनाव से पहले ममता के लिए बहुत बड़ा झटका माना गया। आप इतने साल ममता जी के साथ रहे, उनके राइट हैंड रहे, अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव एक तरीके से है। ये आपके लिए कितना बड़ा प्रेस्टीज का इशू है नंदीग्राम का चुनाव? कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, वो बाहरी आदमी है, हारेगा। नंदीग्राम महज एक सीट नहीं रहा, बल्कि बंगाल चुनाव का असली मरकज बन गया। उस सीट समेत पूरे इलाके में शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन राजनीति में कब सिक्का रेजगारी बन जाए कोई नहीं जानता। जिस ममता के दम पर पूरे इलाके में अधिकारी परिवार का दबदबा था, उसी ममता को जब शुभेंदु ने चुनौती दी तो दीदी भड़क गईं। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाली तर्ज पर उन्होंने शुभेंदु को सबक सिखाने की ठान ली और उसका पहला कदम इस ऐलान से उठा। आंदोलনের লোক তাহলে আমাকে বলবেন, তাহলে আমি আগামীকাল নমিনেশন জমা দিতে যাব। এটা আপনাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তবেই আমি বলবো। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। इस बयान और ऐलान ने ममता की राजनीति को नई परिभाषा दे दी। लोगों में ये पैगाम गया कि ममता कभी दबकर राजनीति नहीं करती, वो सीधी टक्कर लेने में यकीन करती हैं। उनकी राजनीति में बीच का कोई रास्ता नहीं होता, वो आर पार में विश्वास करती हैं। साथ ही पूरे बंगाल में ये संदेश गया कि ममता का आधार इतना बड़ा है कि कोई क्षत्रप उसको छोटा नहीं कर सकता। बंगाल के लोग इसको समझ रहे थे, लेकिन दीदी की शागिर्दी में राजनीति करने वाले शुभेंदु दादा समझे नहीं। 8 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। शुभेंदु अगर नंदीग्राम में अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे थे, तो इसके पीछे भी कई कारण थे। एक तो अपने खानदानी प्रभाव के कारण शुभेंदु को लगता था कि उनको कौन हरा पाएगा। दूसरा कारण बीजेपी में उनका अचानक बढ़ा कद था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह तक के वो चहेते बन गए। तीसरा कारण इस सीट से पिछली बार मिली उनकी शानदार जीत थी, और चौथा कारण नंदीग्राम आंदोलन की वो विरासत थी, जिसकी नेता अगर ममता बनर्जी थीं, तो आंदोलन का योद्धा शुभेंदु अधिकारी। ममता ने नंदीग्राम को अपने अस्तित्व का संग्राम बनाकर शुभेंदु को सियासी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की। ममता की इस रणनीति का असर सिर्फ एक सीट तक सिमटा हुआ नहीं था, बल्कि पूरे मिदनापुर में वो ये संदेश दे रही थीं कि असली नेता तो वही हैं। शुभेंदु तो उनके नाम पर अपना नाम चमका रहे थे, लेकिन ममता की हार पर स्कूटर के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पहले ही चुटकी ले चुके थे। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। नंदीग्राम से ममता की रणभेरी उनके खास मुस्लिम वोटरों को रिझाने में भी एक अहम पत्ता बना, तो ममता के जुझारू तेवर की नई सरजमी भी। 15 साल पहले तक नंदीग्राम लेफ्ट का सबसे मजबूत गढ़ होता था, लेकिन 2007 में जब लेफ्ट सरकार ने सलीम ग्रुप केमिकल हब बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दी, तो किसान विरोध करने लगे। किसानों के विरोध को सियासी काउंटर पर ममता ने भुना लिया। उस विरोध और आंदोलन ने ममता को 2009 के लोकसभा चुनाव में भरपूर फायदा पहुंचाया और आखिरकार 2011 में प्रदेश की ताजपोशी करवा दी। उस नंदीग्राम सीट पर मुस्लिम वोटों का दबदबा देखकर वहां 1996 के बाद से मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते रहे।
20 साल बाद ममता की पार्टी से शुभेंदु पिछले चुनाव में यहां से जीते थे और इस बार 2000 वोट के भीतर ही सही, लेकिन उनकी जीत इतिहास में रिकॉर्ड होगी क्योंकि दादा ने दीदी को हरा दिया। देखिए, ईमानदारी से एक बात बताऊं तो कोई भी पार्टी जीतती, जनता की जीत तब तक नहीं होगी जब तक हम कोरोना से जंग नहीं जीत लेते हैं। और उस जीत के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मास्क पहने रखिएगा, बाहर मत जाइए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, क्योंकि अभी ना तो डॉक्टर्स आपको इलाज दे पाएंगे और ना ही आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी और ना ही बेड।